टैक्सी ड्राइवर सीजन 3 फाइनली रिलीज हो चुका है और अगर आप सीजन 1 और सीजन 2 से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वेलकम बैक। अगर आपने पहले के 2 सीजन्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे इन दोनों का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सीजन 3 से ही देखना शुरू करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि ये ड्रामा किस बारे में है। जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिन लोगों को पुलिस, कानून और सिस्टम से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, जिन लोगों को कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग इंसाफ के लिए रेनबो टैक्सी कंपनी के पास आ जाते हैं। ये जो आदमी हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका नाम है संगचल और ये रेनबो टैक्सी कंपनी चलाता है। देखने में तो ये एक मामूली टैक्सी कंपनी लगती है, लेकिन इनका मेन काम है बदला लेना और लोगों को इंसाफ दिलवाना। अब जो आदमी हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसका नाम है दोकी और दोकी ही हमारे ड्रामा का मेन कैरेक्टर है। दिन के वक्त दोकी टैक्सी ड्राइवर का काम करता है रेनबो टैक्सी कंपनी में और रात के वक्त दोकी बुरे लोगों को पनिश करता है और बदला लेने का काम करता है। दोकी का बदला लेने में साथ देते हैं गोउन, जिनोन और क्योंकू। गोउन एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है जो अपनी हैकिंग और सर्वेलेंस स्किल से बदला लेना और आसान बनाती है। जिनोन और क्योंकू रेनबो टैक्सी कंपनी में मैकेनिक का काम करते हैं जो बदले की मिशंस के लिए दोकी की टैक्सी को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग डिवाइसेस और गैजेट्स भी बनाते हैं जो दोकी इस्तेमाल कर पाए। ये 5 लोग मिलकर बन जाती है हमारी बदला लेने वाली टीम, जिनका सिर्फ एक ही काम है, जिसने गलत किया, जिसने अत्याचार किया उसे सबक सिखाओ और मासूम और गरीब को इंसाफ दिलवाओ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है फुकुओका में जो जापान में है। किसी सुनसान सी जगह पे बहुत सारी कार्स लाइन में खड़ी होती है और उसमें बैठे हुए लोग किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ वक्त में एक माइक पहना हुआ आदमी आकर जापानीज में सबको ग्रीट करता है और कहता है कि सॉरी, आज आने में मुझे लेट हो गया क्योंकि सामान भरा हुआ शिप आज देर से जापान पहुंचा। तो चलो अब बिना किसी डिले के हम आज का प्रोग्राम चालू करते हैं। रूल्स हमेशा की तरह है, तुम सबको सामान दिखाया जाएगा और अगर तुम्हें सामान पसंद आया तो तुम्हें बिडिंग करनी है। जो हाईएस्ट प्राइस पे सामान खरीदने की बिड करेगा उसे ये सामान बेचा जाएगा। ओके, तो अब होगी सामान की प्रेजेंटेशन और ये कहते ही कुछ गुंडे 10-12 लड़कियों को वहाँ लेके आते हैं। इन लड़कियों के हाथ पैर बंधे गए होते हैं और यहाँ क्लियर हो जाता है कि जिस सामान की बात चल रही थी वो सामान लड़कियां थी। उनमें से एक लड़की को सबके सामने लाया जाता है और आदमी माइक पे चिल्लाता है कि देखो इस सुंदर लड़की को, इसे हमने रशिया से लाया है, देखो इसकी स्किन कितनी मिल्की वाइट है, कितना मजा आएगा इससे। अगर कोई इस लड़की में इंटरेस्टेड है तो अपने लेजर से आगे पॉइंट करो। कुछ कार से लेजर की लाइट आती है और बिडिंग शुरू किया जाता है और फाइनली इस लड़की को $12,000 के लिए बेचा जाता है। लड़की को एक गाड़ी की तरफ खींचा जा रहा होता है और इन कार्स में से एक कार में बैठा होता है दोकी, जो मास्क लगाकर अपनी कार से निकलता है और जिन गुंडों ने लड़की को पकड़ रखा है उनकी पिटाई कर देता है। उसी वक्त जिनोन और क्योंकू स्मोक बॉम्ब्स डाल देते हैं जिससे सारे गुंडे पैनिक होते हैं और गोउन अपनी बाइक इन गुंडों के बीच में से लेकर जाती है और इस सब डिस्ट्रैक्शन के टाइम में दोकी सारे गुंडों को अकेला ही मार देता है। आखिर में सिर्फ माइक वाला आदमी खड़ा होता है जो एक बेसबॉल बैट से खुद को बचाने की कोशिश तो करता है और वो दोकी को अपनी तरफ आते हुए देखकर चिल्लाता है कि कौन हो तुम। दोकी कहता है कि मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। आदमी बोलता है कि टैक्सी ड्राइवर, तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है? और दोकी इस आदमी को एक पंच से बेहोश कर देता है। यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें फुकुओका की किसी जगह दिखाई जाती है जहाँ एक कोरियन लड़की को कुछ गुंडों ने पकड़कर एक रूम में रखा होता है और ये लड़की रो रही होती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब लड़की शांत होती है तो वो रूम में रखे हुए कुछ बॉक्सेस को एक के ऊपर एक अरेंज कर देती है और उस पर चढ़ जाती है। सीलिंग के पास एक विंडो होती है और लड़की बहुत हिम्मत करके इस विंडो को अपनी हील से फोड़ देती है और इस आवाज से सारे गुंडे रूम में आ जाते हैं, लेकिन उतने वक्त में लड़की ऑलरेडी भाग गई होती है। गुंडे उसे ढूंढने लग जाते हैं और लड़की अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करके इस जगह से दूर भागते हुए किसी जंगल के बीच आती है और उसे लगता है कि ये जंगल पार करने के बाद उसे फाइनली कोई एस्केप रूट मिल जाएगा। लेकिन जंगल खत्म होते ही सामने एक खाई होती है और उसके नीचे समंदर। लड़की रोने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो कहाँ भागे, लेकिन जब उसे गुंडों की आवाज आती है तो वो बिना सोचे समझे समंदर में जंप मार देती है। समंदर के इम्पैक्ट से लड़की बेहोश होती है और होश आने पर वो कोस्ट पे होती है और उसके साइड पे एक कांच की बोतल होती है। वो इस बोतल में रखा हुआ पेपर निकाल कर देखती है और ये होता है रेनबो टैक्सी कंपनी का कार्ड जिसपे लिखा होता है मरो मत, बदला लो, हमें कॉल करो। लड़की यहाँ से उठकर कैसे भी किसी पे फोन के पास आ
जाती है और रेनबो टैक्सी कंपनी को कॉल करती है। संगचल ये कॉल उठाता है और लड़की रोते हुए बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरा नाम ईसो है। संगचल और डिटेल्स पूछ ही रहा होता है, लेकिन उतने में गुंडे ईसो को पकड़ लेते हैं और उसे वहां से लेकर जाते हैं और संगचल कंफ्यूज होता है कि अब वो क्या करे। कुछ दिनों बाद फिर संगचल अपने पेजर से दोकी, गोउन, जिनोन और क्योंकू को मिलने बुलाता है और सब लोग सीक्रेट बेसमेंट में इकट्ठा होते हैं। दोकी संगचल को पूछता है कि तुम्हारी जापान की ट्रिप कैसे थी, तो संगचल बोलता है कि उसी ट्रिप के बारे में हमारी नेक्स्ट केस है। संगचल बताता है कि कैसे उसे ईसो नाम की लड़की का कॉल आया था, लेकिन कॉल बीच में ही इंटरप्ट हो गया, इसलिए उसने उस लड़की का लोकेशन चेक किया और उसे पता चला कि लड़की फुकुओका जापान में है। इसलिए वो खुद फुकुओका के उस पब्लिक फोन बूथ को देखने गया और उसे बूथ में ईसो का आईडी कार्ड मिला और ईसो एक स्टूडेंट है। संगचल बोलता है कि हमें ढूंढ के निकालना होगा कि ईसो जो एक कोरियन स्टूडेंट है वो जापान में कैसे फंस गई है, उसके साथ क्या हुआ है। और दोकी बोलता है कि ठीक है, मैं उसके स्कूल में जाकर और इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर आता हूँ। अगले सीन में फिर दोकी टीचर के गेटअप में स्कूल जाता है और ईसो जिस क्लास में पढ़ती थी उस क्लास की प्रेसिडेंट को पूछता है कि आजकल ईसो स्कूल नहीं आ रही है क्या हो गया है उसे। और लड़की बताती है कि मैं और ईसो क्लोज तो नहीं थे, लेकिन ईसो ने क्लास के फॉर्म में लिखा था कि वो किसी कैंप के लिए जापान जा रही है। दोकी पूछता है कि स्टूडेंट्स के लिए अगर इंटरनेशनल कैंप्स है तो स्कूल ही पैसे देता है ना। तो लड़की बोलती है कि मुझे पता तो नहीं है, पर ईसो गरीब फैमिली से है तो वो शायद अपने स्कॉलरशिप के पैसे से गई होगी। यहाँ संगचल ईसो के घर का एड्रेस ढूंढते हुए एक छोटे से रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ ईसो की ग्रैंड माँ खाना बना रही होती है। दीवार पर ईसो और ग्रैंड माँ की फोटोज लगी होती है और संगचल बोलता है कि आपकी पोती तो आपकी तरह ही दिखती है। ग्रैंड माँ खुश होकर कहती है, हाँ वो मेरी तरह दिखती तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होशियार है, अब वो पढ़ाई के लिए जापान गई है, बहुत मेहनती है मेरी पोती। ग्रैंड माँ फिर संगचल को उसकी ऑर्डर बना के दे देती है और संगचल नोटिस करता है कि ग्रैंड माँ की एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है और फिर भी ये ग्रैंड माँ इतना काम कर रही है। यहाँ दोकी ईसो का स्कूल लॉकर चेक करता है, जहाँ उसे दिखता है कि ईसो ने आई सर्जरी की कॉस्ट का पैम्पलेट रखा है। दोकी संगचल को कॉल करके बताता है कि स्कूल के सारे लोग बोल रहे हैं कि ईसो जापान गई है किसी कैंप के लिए, और संगचल बताता है कि ईसो की ग्रैंड माँ को लग रहा है कि ईसो पढ़ने के लिए जापान गई है। इसका मतलब किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि ईसो कहाँ गई है और किस काम के लिए गई है। दोकी कहता है कि हम गोउन को इमिग्रेशन का डेटा चेक करने के लिए कह सकते हैं और दोकी को उतने में दिखता है कि क्लास की एक लड़की उसे चुपके से देख रही है। लड़की वहां से जा ही रही होती है, लेकिन दोकी उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, बताओ क्या हुआ है। तो लड़की रोते हुए कहती है कि जो कुछ भी ईसो के साथ हुआ ये सब मेरी गलती है। हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये जो लड़की है इसका नाम है येजी, और एक दिन वो ईसो के पास जाकर अपना फोन देती है और कहती है कि मैं ना फोन पे गेम खेल रही हूँ, लेकिन टीचर ने मुझे बुलाया है तो मैं वहां जा रही हूँ, क्या जब तक मैं वापस आऊँ तब तक तो मेरे फोन पे गेम्स खेलोगी। ईसो बात मान लेती है क्योंकि गेम बहुत सिंपल होता है, उसमें सिर्फ क्लिक करना होता है और हर एक क्लिक के साथ पैसे जीते या हारे जाते हैं। ईसो इस गेम के बारे में कुछ सोचती तो नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद ईसो अपनी ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट पे जब काम कर रही होती है तब येजी वहां आकर उसे बोलती है कि देखो उस दिन तुम मेरे फोन पे गेम खेल रही थी ना, तो उसमें तुम पैसे जीत गई, और येजी ईसो को कुछ पैसे दे देती है। ईसो हैरान होकर पूछती है कि मुझे लगा था ये तो ऐसा ही टाइम पास वाला गेम है, लेकिन इससे असली पैसे मिलते हैं। येजी बोलती है, हाँ बहुत मजेदार है ये गेम, इससे पैसे भी मिलते हैं और खेलना भी बहुत आसान है। ईसो फिर सोचने लगती है कि अगर मैंने दिन का $50 भी गेम से कमा लिया तो एक महीने में मैं मेरी ग्रैंडमा की आंख की सर्जरी पूरी तरह से खुद के पैसों से करवा पाऊंगी, और उसी दिन ईसो गेम डाउनलोड कर लेती है। इस गेम का नाम है नेको मनी, और शुरुआत में गेम बहुत सारे पॉइंट्स देता है जिससे प्लेयर खेल सकता है और ईसो को इसका एडिक्शन हो जाता है, पर कुछ टाइम में जीतने से ज्यादा वो हारने लगती है, जिससे उसके सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे खेले। उसी वक्त गेम पे एक नोटिफिकेशन आता है कि और पॉइंट्स कमाने के लिए एक इवेंट है जिसके लिए साइन अप करना है, और ईसो खुश होकर येजी को ये नोटिफिकेशन दिखाती है और येजी कहती है, हाँ मैंने भी इस इवेंट के लिए साइन अप किया था और मुझे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले थे। येजी की बात सुनकर ईसो इस इवेंट में साइन अप कर देती है,
बिना डिस्क्लेमर पढ़े और उसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिससे वो फिर से गेम खेलना शुरू करती है। एक दिन ईसो रास्ते से जा रही होती है जब दो आदमी उसे पकड़कर कार में बिठाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही ईसो हो ना, हमारे पैसे वापस करो। ईसो घबरा कर कहती है कि कौन से पैसे, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूँ। तो आदमी बोलते हैं कि तुमने जो नेको मनी गेम डाउनलोड किया है उसमें तुमने जिस इवेंट के लिए साइन अप किया वो फ्री थोड़ी ना था, वो एक लोन था और तुमने लोन के सारे पैसे गेम खेलने में बर्बाद कर दिए और तुम्हें अभी के अभी हमें हमारे सारे पैसे वापस देने होंगे, जैसे तुम्हारी दोस्त येजी ने दिए। और येजी इसी कार के फ्रंट सीट पे बैठी होती है। ईसो बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, पर मैं पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारा पैसा रिटर्न कर दूंगी। तो आदमी हंसकर बोलता है कि तुम अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती तो मैं समझ सकता हूँ। जैसे येजी ने तुम्हें ये गेम रेकमेंड किया, वैसे ही तुम तुम्हारे 5 फ्रेंड्स को ये गेम खेलने के लिए कहो और मैं तुम्हारा लोन माफ कर दूंगा। ईसो बहुत स्ट्रेस्ड आउट होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और ईसो अगले दिन फिर स्कूल में अपनी एक क्लासमेट को अपना फोन दे देती है गेम स्टार्ट करके और उसे कहती है कि मैं वॉशरूम जाके हूँ, क्या तब तक तुम प्लीज मेरा ये गेम खेलोगी। और क्लासमेट बिना सोचे समझे ये गेम खेलने लग जाती है। ईसो दूर से देख रही होती है और उसे बुरा लगता है कि वो किसी को स्कैम कर रही है, तो वो पलट कर जल्दी से जाती है और अपने क्लासमेट के हाथ से अपना फोन छीन लेती है और कहती है कि ये गेम कभी भी मत खेलो। ईसो फिर लोन वाले आदमियों के कॉल्स इग्नोर कर रही होती है, तो वो दोनों उसके स्कूल के सामने आ जाते हैं। वो रात को उसके ग्रैंडमा के रेस्टोरेंट में आते हैं और ईसो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। उसी वक्त वहाँ येजी भी आ जाती है और कहती है कि बस करो ये टॉर्चर, मैं अभी पुलिस को बता दूंगी। तो आदमी हंसकर कहते हैं जाओ बताओ तुम पुलिस वालों को, पुलिस वाले तुम्हें ही जेल में डालेंगे क्योंकि तुम दोनों अंडर 18 हो और तुम गैम्बलिंग एप्स यूज कर रहे हो। येजी और ईसो रोते हुए घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हैं और आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें इससे निकलने का आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर तुम पैसे वापस नहीं दे सकती तो तुम्हें 1 महीने के लिए जापान जाकर काम करना होगा। लड़कियां सोच में पड़ जाती है और अगले दिन फिर येजी और ईसो डिस्कस करते हैं कि इस बारे में क्या किया जाए। और ईसो कहती है कि मैं जापान जाऊंगी काम करने के लिए। तो येजी बोलती है कि तुम्हें पता भी नहीं है वो किस टाइप का काम तुमसे वहाँ करवाएंगे। और ईसो कहती है कि अगर मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन ये लोन और गैम्बलिंग अब मुझसे हैंडल नहीं होगा। येजी भी डिसाइड करती है कि वो ईसो के साथ जापान जाएगी और ये दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। और येजी बोलती है ये सब मेरी गलती है। अगली सुबह येजी अपने घर से निकल रही होती है जापान जाने के लिए, लेकिन उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं और उसे घर में बंद कर देते हैं और उसका फोन अपने पास रख देते हैं। पर ईसो ऑलरेडी आदमियों के साथ फेरी लेने के लिए टर्मिनल पे आ गई होती है और आदमी उसे जापान लेकर जाते हैं। येजी ने बताई हुई इस पूरी स्टोरी की रिकॉर्डिंग बदला लेने वाली टीम सुनती है और गोउन नेको मनी गेम का डेटा चेक करती है। उसे पता चलता है कि नेको मनी किसी लोन कंपनी से रिलेटेड है और जो ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाला इवेंट था जिसके लिए साइन अप करना था, उसमें मिलने वाला लोन प्लेयर को 5000% इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है। संचल कहता है कि ये छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ गेम खेल रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था ये गैम्बलिंग है, तो क्या हमें ये केस लेना चाहिए या नहीं है। सारे मेंबर्स हाँ वोट करते हैं और बदला लेने वाली टीम का मिशन शुरू हो जाता है। गोउन इमिग्रेशन चेक करती है और उसे पता चलता है कि जो आदमी ईसो को लेकर जापान गए थे वो इमीडिएटली जापान से वापस आ गए, वो बिल्कुल भी वहाँ रुके नहीं, यानी जापान में उन्होंने ईसो को किसी के हवाले कर दिया। गोउन फिर ईसो की स्कूल जाती है और वहाँ वो येजी को बोलती है कि तुमने जो गेम ईसो को दिया था क्या तुम मुझे उसकी लिंक दे सकती हो। डरो मत, मैं भी ईसो की मदद ही करना चाहती हूँ। और येजी बात मानकर गोउन के फोन पे ये गेम इंस्टॉल कर देती है। गोउन फिर इस गेम को खेलने में लग जाती है और बार बार हारने पर उसको भी वही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलवाने का नोटिफिकेशन आता है, जिसके लिए वो साइन अप कर देती है और खेलते रहती है जब तक सारे पॉइंट्स खत्म ना हो जाए। पॉइंट्स खत्म होते ही वो दो आदमी जिन्होंने ईसो को पकड़ा था वो गोउन को पकड़ लेते हैं और गोउन बुद्धू बनने की एक्टिंग करती है और कहती है कि सॉरी सर जी, मैं पैसे भर दूंगी। तो आदमी उसे बोलते हैं कि तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को अगर ये गेम खेलने कहोगी तो तुम्हारा लोन माफ हो जाएगा। गोउन रोते हुए कहती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। और आदमी डिस्कस करते हैं कि ऐसी लोनली लड़की जिसका चेहरा बहुत प्रिटी है, इसे बेचकर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। और आदमी कहता है ठीक है,
अगर तुम लोन नहीं भर सकती तो तुम्हें 1 महीने के लिए जापान जाकर काम करना होगा। और गोउन हाँ बोल देती है। गोउन फिर संगचल, दोकी, जिनोन और क्योंकू को बताती है कि ये जो गेम और लोन है इसका सारा फंडिंग जापान से आ रहा है। लेकिन एक अजीब सी बात है कि इन लड़कियों को जापान लेके जाकर उनसे क्या काम करवाया जा रहा है। संगचल कहता है हाँ, ये बहुत अजीब है कि लोन वाली कंपनी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व क्यों हो रही है, लेकिन ईसो को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है। उसी वक्त गोउन को उन 2 आदमियों का फोन आता है कि आज ही हमारी जापान की फेरी है, तो तुम जल्दी टर्मिनल पे आ जाओ। गोउन टर्मिनल पे जाती है जहाँ क्योंकू, जिनोन, संगचल और दोकी भी पैसेंजर्स बने होते हैं। जापान पहुंचने पर गोउन को एक वैन में बिठाया जाता है जिसमें कुछ गुंडे होते हैं और इस कार का पीछा दोकी, जिनोन और क्योंकू कर रहे होते हैं। ये वैन किसी बिल्डिंग के सामने रुकती है और गोउन को बिल्डिंग के अंदर भेजा जाता है और गोउन ने एक हिडन कैमरा अपने साथ रखा होता है जिससे दोकी, जिनोन और क्योंकू को सब कुछ दिख रहा होता है। गोउन को फिर एक केबिन में भेजा जाता है जहाँ कोई मालिक बैठा है और केबिन में जाते ही गोउन का लाइव फुटेज पूरी तरह से बंद हो जाता है और दोकी, जिनोन और क्योंकू को कुछ नहीं दिखता। जिनोन घबराकर बोलता है कि शायद बिल्डिंग में जैमर्स लगाए हैं जिससे हिडन कैमरा का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और दोकी बिना सोचे समझे इस बिल्डिंग में चला जाता है। रास्ते में जितने भी आदमी दोकी को रोकते हैं उन्हें वो बेरहमी से मार देता है और केबिन का दरवाजा खोलते ही दोकी को दिखता है कि गोउन ने ऑलरेडी मालिक को मारकर बेहोश कर दिया है। दोकी पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो गोउन कहती है हाँ, ये आदमी मेरा सारा सामान लेने की कोशिश कर रहा था। उतने में दोकी और गोउन की नजर दीवार पे पड़ती है जहाँ हजारों लड़कियों की फोटोज और इन्फॉर्मेशन लगाई होती है और दोकी समझ जाता है कि ये कोई मामूली स्कैम नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। दोकी फिर इस मालिक को रस्सी से बांधकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से लटकाता है और मालिक जो बेहोश था वो उठकर चिल्लाने लगता है। दोकी इंसो की फोटो दिखाकर मालिक को पूछता है कि ये लड़की कहाँ है, तो मालिक रोकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ लड़कियों की आइडेंटिटी और उनके यहाँ आने के सारे सबूत मिटा देता हूँ। दोकी मालिक के जवाब से खुश नहीं होता, इसलिए वो रस्सी छोड़ देता है और मालिक नीचे गिरते हुए चिल्लाता है कि प्लीज मुझे मत गिराओ, मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। जो वैन यहाँ लड़कियों को ड्रॉप करती है, उन्हें पिकअप करती है, उसी वैन से तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ ईसो जिसे फोन बूथ से पकड़ा गया था उसे फिर से रूम में लाया जाता है। इन सारे गुंडों का बॉस, इस पूरी गैंग का बॉस जिसका नाम हमें बताया नहीं जाता, वो भी यहाँ आया होता है और वो पूछता है कि इस लड़की को कौन संभाल रहा था। एक गुंडा आगे आता है तो जो गुंडा आगे आया था उसे ये बॉस चाकू मार देता है। बॉस फिर ईसो को बोलता है कि तुम्हारी गलती तो नहीं है, गलती तो उनकी है जो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। देखो, तुम जितने जल्दी अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यहाँ अगले दिन दोकी, गोउन, जिनोन और क्योंकू उस वैन का रूट चेक करते हैं जिसने गोउन को पिकअप और ड्रॉप किया था और उस वैन को ट्रैक करते हुए उन्हें एक जिम मिलता है जहाँ पे कुछ गुंडे रहते हैं। दोकी बोलता है कि अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इन गुंडों के बीच जाना होगा और अगले सीन में फिर दोकी बहुत ही ज्यादा फैंसी कपड़े पहनकर इस जिम पे पहुंचता है और गैंगस्टर होने की एक्टिंग करता है। एक गुंडा गलती से दोकी के शूज पे थूक देता है तो दोकी बहुत एटीट्यूड में कहता है कि मेरे ये प्रेशियस जूते $500 के हैं, मुझे नए शूज खरीदने के पैसे दो। गुंडा कहता है कि मैं क्यों दूं तुम्हें, तुम मेरे रास्ते में आ गए थे। तो दोकी गुस्से में इस गुंडे को पंच मार देता है। बाकी के गुंडे भी दोकी से लड़ने आते हैं और दोकी उन्हें भी मार देता है और एक आदमी जिम से चिल्लाता है कि ये क्या चल रहा है, क्यों तमाशा कर रहे हो तुम लोग। गुंडे बच्चों की तरह कंप्लेन करते हैं कि सर देखो, ये आदमी हमारे एरिया में आकर ही हमें परेशान कर रहा है। आदमी कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या, लाओ इस गधे को ऊपर, दिखाता हूँ ये किससे पंगा ले रहा है। दोकी फिर जिम के ऊपर के फ्लोर पे जाता है और पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा बॉस। तो सर बोलता है कि तुम जैसे लल्लू पल्लू लोगों को मिलने का समय हमारे बॉस के पास नहीं है। अब तुमने मुझसे दुश्मनी की है तो उस दुश्मनी को पूरी तरह से निभाओ। इस आदमी को देखो, ये है हमारा नया सुमो रेसलर, अगर तुमने इसे 5 मिनट में मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे जूते खरीद के दे दूंगा। दोकी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और सुमो रेसलर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो दोकी को मारता है, फेंकता है और एक पॉइंट पे तो वो दोकी को इतने जोर से दबाता है कि ऐसा लगता है कि दोकी का रायता ही बनने वाला है। पर दोकी भी हार मानने वालों में से नहीं होता। वो सुमो के सिर को जोर जोर से मारता है और सुमो के सिर से खून आने लगता है। फिर दोकी सुमो को नीचे गिराकर उसे 2-3 बार मारता है और सुमो बेहोश हो जाता है और दोकी इस चैलेंज में जीत जाता है। दोकी एक मार्कर लेके सुमो की पीठ पे अपना फोन नंबर लिखते हुए कहता है कि जा अपने
बॉस को बता कि वो मेरे लिए नए शूज खरीदे, और जब वो मेरे लिए नए शूज खरीदेगा तो उसे बोलो मुझे कॉल करने के लिए। और दोकी वहाँ से निकलता है और अब सारे गुंडे उसे बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। उनका एटीट्यूड दोकी के टुवर्ड्स पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। यहाँ बॉस, जिसे हमने पहले के सीन में ईसो के साथ देखा था, उसका असिस्टेंट उसे आकर बोलता है, सॉरी बॉस, लेट हो गया। एक साइको आदमी ने हमारे जिम पे बहुत ज्यादा हंगामा किया क्योंकि कोई उसके शूज पे थूका। असिस्टेंट फिर बॉस को दोकी की जिम वाली वीडियो दिखाता है जिसमें दोकी ने अपना नंबर सुमो की पीठ पे लिखा और कहा कि जा अपने बॉस को बता मेरे लिए नए शूज खरीदने के लिए और मुझे कॉल करने के लिए। और दोकी को देखकर बॉस स्माइल करता है और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।